हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी हुई है। पहला है चोल वंश। चोल वंश की राजधानी तंजौर था, ठीक है। राष्ट्रकूट का जो था यह मान्यखेत था, बिल्कुल सही है। पाल वंश का राजधानी मुंगेर था। और पल्लव वंश का राजधानी जो था, इसमें राजगृह दिया हुआ है, ये गलत है। तो पल्लव वंश का राजधानी था कांचीपुरम। पल्लव वंश का राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम था। के लिख देते हैं, देखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। राजगृह जो दिया हुआ है, राजगृह हर्यक वंश का था राजधानी, जिसका कि संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक, देख लेते हैं। और सबका संस्थापक भी चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, राष्ट्रकूट वंश के थे दंतिदुर्ग, पाल वंश के थे गोपाल, और पल्लव वंश के थे सिंहवष्णु। और राजगृह जो है, राजगृह हर्यक वंश का राजधानी था और इसका संस्थापक था बिंबिसार। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्या? प्राचीन काल में स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना हुई? तो सबसे पहले मनुस्मृति की रचना हुई प्राचीन काल स्मृतियों में। ये इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें भाग लिया था पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटाज। तो राष्ट्रकूट डी नंबर में दिया हुआ है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये तीनों कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किए थे। अगला देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौहत्या निषिद्ध कर दिया? जो कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गौहत्या निषिद्ध कर दिया, वह था जैनुल आबदीन। इसका सी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना क्या है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है, यह किया था सूरीसेन ने। कौन? सूरीसेन किया था 1923 ईस्वी में चटगांव में। कहाँ किया था? चटगांव में 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था सूरीसेन। ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मोहन सिंह के बारे में जान लेते हैं। मोहन सिंह आजाद हिंद फौज की जो पहला फेज था, उसके स्थापना किए थे। तो संस्थापक कह सकते हैं आजाद हिंद फौज के मोहन सिंह। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्या है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था, यह अप्रैल 1915 में हुआ था। और इसके संस्थापक थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय। अगला देख लेते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा के से संबंधित थी? तो हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो था, ये मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। बी इसका उत्तर हो जाएगा। हंटर कमीशन को लाया गया था जो वुड डिस्पैच की से जो शिक्षा में प्रगति हुई थी, वुड डिस्पैच से जो शिक्षा में प्रगति हुई थी, उसके जांच के लिए हंटर कमीशन का को लाया गया था। और उसका रिपोर्ट निकालने के लिए ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था हंटर कमीशन। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। अगला देख लेते हैं, आठवां नंबर क्या है। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? क्या है कथन? फिर से सुनिएगा। क्या है? उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन कब और किसने बोला था? तो उपरोक्त कथन जो है, यह असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। और यह कथन 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित किए थे महात्मा गांधी, और इसका विरोध किए थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसी विरोध में सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी कहे थे, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों की अवशेष मिले हैं? जो नवपाषाण युग में गर्त निवास के अवशेष मिले हैं, यह मिले हैं बुर्जहोम से। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्या है। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो बिहार कितने सरकार में विभाजित था अकबर के शासनकाल में? तो टोटल 7 सरकारों में विभाजित था। इसका हो जाएगा सी नंबर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां नंबर क्या है। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो कौन सा था जो क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? ऐसा कौन सा समाचार पत्र था? तो इसमें से कोई नहीं। संध्या, युगांतर, वंदे मातरम, ये सभी क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। देख लेते हैं कौन
किसको लिखे हैं, जैसे संध्या समाचार पत्र वी उपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ है, युगांतर जो है यह भूपेंद्र दत्त के द्वारा, और वंदे मातरम जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ये सभी क्रांतिकारी थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें देखना है जो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखते हैं। सबसे पहले नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख जो जुड़ा हुआ है यह कौन से शासक से, यह गौतमीपुत्र बलश्री से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या हुआ है, क्या है, देवपारा अभिलेख है, यह विजयसेन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख, यह स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ नहीं है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा के नरेश यशोवर्मन से जुड़ा हुआ था, मालवा के नरेश यशोवर्मन से जुड़ा हुआ था मंदसौर अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय से जो अभिलेख जुड़ा हुआ था वह ऐहोल अभिलेख जुड़ा हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख जुड़ा हुआ था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से जुड़ा हुआ था, तो इसका जो सुमेलित नहीं है वह डी नंबर है, यही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, तो अनटोल्ड स्टोरी के जो पुस्तक के लेखक जो है यह है बी एम कॉल। कौन है, बी एम कॉल। इसमें दिया हुआ है एक जयदेव, जयदेव किसका, गीत गोविंद जो है पुस्तक इसके रचयिता हैं जयदेव। यशपाल दिया हुआ है, यशपाल जो लिखे हैं झूठा सच, दादा कॉमरेड, ये सब यशपाल के द्वारा लिखा हुआ है। अनटोल्ड स्टोरी बी एम कॉल के द्वारा, ये इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, अहपन, अर्पण नहीं अर्पण होता है मुख्यतः, अर्पण लोक कला संबंध जो है यह किस राज्य से है, तो अर्पण जो है यह बिहार से है, जो बिहार से है अर्पण, ये मतलब धरती पर कॉलम बनाया जाता है अक्षत को पीस करके उससे, तो ये अर्पण जो है यह लोक कला बिहार का है। अर्पण हो गया, गोधना हो गया, जो गोधना होता है जिसको आजकल टैटू कहते हैं, वो गोधना की तरह हाथ पे मार्क किया जाता है, वो भी बिहार का ही लोक कला है। ठीक, देख लेते हैं और सबके बारे में, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा अर्पण, या बोलिए अर्पण बोलिए, ये बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद गुजरात जो है, गुजरात में क्या है, साथिया है, लोक कला, गुजरात का लोक कला क्या है, साथिया है। राजस्थान का लोक कला है मेहंदी, उसका मांडना, ये सब राजस्थान का है। महाराष्ट्र का रंगोली है, महाराष्ट्र का लोक कला क्या है, रंगोली है। तो अपन बिहार से है। अगला देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है, तो भारतीय वायुसेना को जो विभाजित किया गया है 7 कमांड में, सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, तो विश्व विरासत सूची में नालंदा यूनिवर्सिटी को जो सम्मिलित किया गया यह 2016 में किया गया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे, कुमार गुप्त थे, और बख्तियार खिलजी उसमें आग लगा करके उसको ध्वस्त कर दिया। ठीक, अभी वह विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसको कि 2016 में शामिल किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, नगद कोष जिसको CRR कहते हैं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं कौन सा क्या सब विचार है, करते हैं विचार इस पे। क्या है, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या है, प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, बिल्कुल बाध्यकारी है, और यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें से डी इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब 1 2 3 तीनों सही है कथन। ठीक है, देख लेते हैं उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है, तो जो रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद है, मतलब सबसे ज्यादा रुपया प्राप्ति कहां से हुआ है बजट 2024-25 के अनुसार, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं किससे कितना कितना परसेंट में हुआ है। जैसे आयकर है सबसे पहला ऑप्शन, इसमें 22% हुआ है। निगम कर है, इसमें 17% हुआ है। GST से 18% हुआ है, और उधार और अन्य देयता से जो हुआ है 24% हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो है भारत सरकार के रुपया प्राप्ति जो है यह उधार और अन्य देयताएं से है, तो ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां नंबर, क्या है, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है, तो भारत में बहुत लौह अयस्क है, तो कितना प्रतिशत है, पूरा विश्व का कह रहा है, तो 8% है, ए नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पे है। सुनिए फिर से क्वेश्चन, क्या है, निम्न में कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर, तो नवीकरणीय ऊर्जा में जो प्रथम स्थान पर है यह है राजस्थान, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान जो स्थित है
यह कहाँ पर है? यह नागपुर में है, सी इसका उत्तर होगा। तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान नागपुर में है। उसके बाद एक और देख लेते हैं पुणे से रिलेटेड। पुणे में है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। क्या है? केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जो है यह पुणे में है, और केंद्रीय कपास शोध संस्थान नागपुर में, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है? ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? क्या है? ओरंगुटन। ओरंगुटन जो है यह मलेशिया देश के कूटनीति से संबंधित है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, पेंशन योजना को अपनाने वाला जो राज्य है सबसे पहले यह महाराष्ट्र है, पहला राज्य जो इसको अपनाया है। उत्तराखंड दिया हुआ है, उत्तराखंड जो है यह यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 जो आयोजित हुआ यह वाशिंगटन डीसी में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 26वां नंबर, क्या है? वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने? जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने वह कीर स्टारमर बने, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? नोबेटिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और मंगोलिया के बीच में नोबेटिक एलिफेंट समाप्त हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? भारत में पहली बार बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? क्वेश्चन सुनिएगा, क्या है? भारत में पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में, बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29वां नंबर, क्या है? अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया। ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें नए जिले बनाने के लिए निर्णय लिया गया है? तो यह है लद्दाख, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन जो किया जाएगा यह सऊदी अरब में किया जाएगा, ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा जो है यह है दिल्ली हवाई अड्डा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32वां नंबर, क्या एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगी? एशियन गेम्स 2026 का आयोजन होगा जापान में, यह ए इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33वां नंबर, क्या है? किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? यह कौन सा राज्य है? तो यह केरल है, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां नंबर, क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम था लैंड रेस्टोरेशन और डेजर्टिकेशन एंड ड्राउट रिसेलिसेंस, ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। रेसिलेंस, क्या है? लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस, तो ये पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर, क्या है? बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिला में स्थित है? तो बिहार में 2 नए रामसर जो स्थल की घोषणा की गई है यह जमुई जिला में है, जिसका कि नाम है नागी पक्षी अभ्यारण्य और नगटी पक्षी अभ्यारण्य, दोनों याद रखिएगा, क्या है? नागी नगटी पक्षी अभ्यारण्य। अगला देख लेते हैं 36वां नंबर, क्या है? विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या? फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का जो खिताब जीता यह जीता है कार्लोस अल्काराज, ए इसका उत्तर हो जाएगा। और कार्लोस अल्काराज किस देश से संबंधित है, किस देश के हैं? तो यह स्पेन के नागरिक हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 38वां नंबर, क्या है? यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में किया गया स्विट्जरलैंड में, ये डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 116वां है, ये हो जाएगा ए नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं, क्या? यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो यूएन द्वारा 2025 को जो अ, किस किसमें, तो यह क्वांटम विज्ञान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। क्या है? यूएन द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान का वर्ष
के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया? तो मिशन निश्चय का जो शुरुआत किया गया है यह पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। तो 42वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया? तो भूमि नायक लैंड हीरो का जो सम्मान दिया गया है यह दिया गया है सिद्धेश सकोरे को। किसको? सिद्धेश साकोरे को। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन है। सबसे पहले फिलर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी, तो ही हैड डिपॉजिट हिज मनी। ये हो जाएगा इसका डी नंबर उत्तर, क्योंकि इसमें देख रहे हैं पहले से पास्ट टेंस का यूज किया गया, पास्ट का, तो हैड का यूज किया जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा, ही हैड डिपॉजिटेड। अगला देख लेते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है। स्पाइन सही स्पेल्ड है, हर्ट का भी सही स्पेलिंग है, और क्या है, डायफ्राम का भी सही स्पेलिंग है। उसके बाद ओसोफेगस लिखा हुआ है, ये गलत है। ओसोफेगस नहीं होता, ईसोफेगस होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्या है, ESOPHAGUS, ये होगा इसका स्पेलिंग। तो डी हमारा उत्तर होगा, जो कि मिस स्पेल्ड है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 45वां नंबर। क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमको देखना है जो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, ये किससे रिलेटेड है। क्या है? योर्स लविंगली, ये कहाँ लिखा जाता है? कौन से लेटर में योर्स लविंगली लिखा जाता है? तो ये लविंगली मतलब हम अपना प्यार, ये मेरा प्यारा, आपका प्यारा, ये किस में लिखा जाता है? ये एक इनफॉर्मल लेटर अपने फैमिली को, भाई, चाचा, भतीजा, सबको दिया जाता है, तो वहाँ लिखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या है? ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स में। अगला देख लेते हैं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है भूधर। ये डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसको क्या कहते हैं? मतलब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, कर्म पर नहीं, तो वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्न में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह है कौन? बी इसका उत्तर हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमको शुद्ध वाक्य देखना है। क्या है? वेदों पर छह, गलत है। वेदों से छह, गलत है। वेदों के छह, ये सी नंबर सही है। वेदों के छह अंग माने जाते हैं, सी नंबर शुद्ध वाक्य है। अगला देख लेते हैं, क्या आसमान टूट पड़ना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान टूट पड़ना मतलब मुसीबत आना, ये मुसीबत आना, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 51वां नंबर। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हमको देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो जल और मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की बहुलता होती है, ये गलत है। जल और मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, ठीक है, इतना दूर मान लीजिए सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इसकी कमी होती है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, सत्य नहीं है। अगला देख लेते क्या है, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, बिल्कुल सही है। लाल मिट्टी जो होता है इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। तीसरा है काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52वां नंबर। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के जनसंख्या प्रतिशत वाला सर्वाधिक में कौन सा है? पंजाब है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमको सुमेलित नहीं है वो देखना है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जल डमरू मध्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थिति दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर में बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है कुक, कुक जो है तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत सागर, ये भी बिल्कुल सही है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है कुक। उसके बाद मलक्का जो है जावा सागर, बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है डोबर, डोबर में दिया हुआ उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर, यहाँ प्रशांत महासागर नहीं होगा, इसके जगह याद रखिए इंग्लिश चैनल हो जाएगा, हम EC लिख देते हैं, इंग्लिश चैनल होगा इसके जगह। क्या है? उत्तरी सागर तथा इंग्लिश चैनल के बीच में है डोबर, तो डी सही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा। क्या होगा? डोबर में उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में है डोबर, जल डमरू मध्य। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है? प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से
सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? तो मानसून निवर्तन मतलब क्या होता है, या प्रत्यावर्ती मानसून, रिट्रेटिंग मानसून, जो वापस लौटता हुआ मानसून होता है, इससे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो इससे अधिक वर्षा जो होता है यह तमिलनाडु क्षेत्र में होता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है? तो दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में जो है यह नज़्का प्लेट है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? क्या है, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो यह है निहारिका परिकल्पना मॉडल। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर। क्या है, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलित को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्या है, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलित को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है समकालिक रेखा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर देख लेते हैं। क्या है, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो मतलब आसान भाषा में समझिए, जो कि गोदावरी नदी जो है किस किस राज्य में बहती है। ठीक, तो ये देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये 20 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इस सब में बहती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, मतलब दूसरी सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है भारत की। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का ये सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो दाचीग्राम जो है यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दाचीग्राम? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में और है किश्तवाड़ है और दाचीग्राम है, याद रखिएगा दोनों। क्या, दाचीग्राम और किश्तवाड़। उत्तर हमारा जम्मू कश्मीर होगा। और सबके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक में कौन कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? बांदीपुर है, सोमेश्वर है, तुंगभद्रा है, ये सब कर्नाटक में। क्या सब है? बांदीपुर, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, ये कर्नाटक में है। ठीक है, और उसके बाद गुजरात का याद रखिएगा, गिर है, नल सरोवर है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। मध्य प्रदेश का याद रखिएगा, क्या चीज़? बांधवगढ़ है, कान्हा है, पंचमढ़ी है, ये सब मध्य प्रदेश में है। और जम्मू कश्मीर क्या है? दाचीग्राम है और किश्तवाड़ है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो जो अधिक मौसमी अंतर होता है यह होता है भारत के अंदरूनी भाग में। अंदरूनी भाग मान लीजिए मैदानी भाग, जो भारत के बीच का भाग है, जो ना ही तटीय क्षेत्र है और ना पहाड़ के पास का है, वहाँ पर जो होता है और अन्य तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है। तो ये हो जाएगा डी नंबर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, 61वां नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई? तो भारत के राज्य सचिव की जो नियुक्ति की गई वह कौन से शासन अधिनियम के तहत की गई? तो यह 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मतलब भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। चलिए और सबके बारे में देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ एक 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 का चार्टर अधिनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया, मतलब उसको बोला गया जो कि आप रिलीजन को, अपना जो धर्म है उसको बढ़ा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो कौन सा धर्म का? जो क्रिश्चियन धर्म है उसको बढ़ाने के लिए। और इसी में 1813 के अधिनियम में ही 1 लाख अलॉट किया गया शिक्षा के लिए, मतलब 1 लाख रुपया अलॉट किया गया भारत में शिक्षा को बढ़ाने के लिए। फिर 1833 के बारे में देख लेते हैं। तो 1833 में क्या कहा गया है, इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए अगला देख लेते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। क्या है, यहाँ क्वेश्चन फिर से समझिए, देखिएगा। क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग का सुमेलित कीजिए। तो मंत्री दिया हुआ है, एक तरफ जो विभाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ मंत्री दिया हुआ है, इसको हमको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है शिक्षा। शिक्षा से कौन जुड़ा हुआ था? तो शिक्षा से जुड़ा हुआ थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। तो एक का एस हो जाएगा। शिक्षा से कौन थे? शिक्षा से मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा रेलवे एवं परिवहन, तो रेलवे एवं परिवहन से जुड़े हुए थे जॉन मथाई। तो 2 का आर हो जाएगा।
रेलवे परिवहन से जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि से जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका क्यू हो जाएगा, किसका, 3 का क्यू हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद वित्त विभाग दिया हुआ है, तो वित्त विभाग आर के शनमुखम चेट्टी थे, तो ये पी हो जाएगा 4 का। वित्त से जुड़े हुए कौन थे, आर के शनमुखम चेट्टी। सुनिएगा एक बार ध्यान से, क्या शिक्षा से जुड़े हुए थे, जो शिक्षा मंत्री थे वह थे मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त मंत्री थे आर के शनमुखम चेट्टी। इस तरह से क्या है, SRQP, ये ऑप्शन नंबर सी में है, SRQP। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 63वां नंबर। 63वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो भूमि सुधार से रिलेटेड था। तो ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला और देख लेते हैं, क्या है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची जो है ये 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ठीक, इससे रिलेटेड 73वां संविधान संशोधन जो है वह भी याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन जो है यह पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो 11वीं अनुसूची में है। उसके 7वीं अनुसूची देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में जो राज्य की शक्ति है उसको 3 भाग में, संघ और राज्य और समवर्ती सूची में, 3 सूची में बांटा गया, जिसमें संघ में 100 सब्जेक्ट है, ठीक है, समवर्ती में 52 सब्जेक्ट है, राज्य में 61 सब्जेक्ट है, ये सब। उसके 6ठी अनुसूची के बारे में जान लीजिए, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उसका शक्ति का जो ये करेगा 3 राज्य में दिया गया है, जिसमें कौन सा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 6ठी अनुसूची में दिया गया है। जो उसका प्रशासनिक क्षेत्र होगा ST SC का, उसके लिए कुछ सुधार करके कुछ राज्य का नाम दिया हुआ है, जिसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है, ये 6ठी अनुसूची में। तो जो प्रथम अनुसूची संविधान में, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया, यह 9वीं अनुसूची है। अगला देख लेते हैं, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। मतलब देश में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, यह कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत बताया गया है। फिर से सुनिएगा, क्या है, किस अनुच्छेद के तहत देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो यह किसके तहत किया गया है, आवागमन की, 19D के तहत किया गया है। हम एक एक करके सबके बारे में बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जिसमें अनुच्छेद 19 में बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 में बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कुछ स्वतंत्रता का दिया गया है, देख लेते हैं। 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, 19B में है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, 19C में दिया हुआ है संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19D में है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब आवागमन की स्वतंत्रता है, 19E में है देश में कहीं भी हम निवास कर सकते हैं उसकी स्वतंत्रता है। 19E के बाद 19F होता है, 19F को हटा दिया गया, जिसमें दिया गया था संपत्ति के बारे में, संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता, उसको हटा दिया गया। डायरेक्ट 19G में आइए, हम देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, वह बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, क्या है, संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। तो ऐसा कौन सा था, 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक, और सब के बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले 15वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया, 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत जो हाई कोर्ट के जज थे उसका पहले सेवानिवृत्ति का एज था 60 वर्ष, जिसको 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत बढ़ा करके उसको 60 से कितना कर दिया गया, 60 से 62 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, ये सबको प्रस्तावना में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 4 क में, अनुच्छेद 51 क में। ठीक, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 44वां संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में शामिल किया गया। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 66वां नंबर, क्या है, 66वां नंबर में, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे कहते हैं। क्या है, पंचायतों के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है। जो पंचायत के वित्तीय अवस्था है
ठीक है, उसका मूल्यांकन करने के लिए जो वित्त आयोग का गठन करता है वो राज्य के गवर्नर करते हैं। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है वह है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य है। ठीक, 30 सदस्य में सभी के सभी लोकसभा से हैं। 30 सदस्य में सभी के सभी लोकसभा से हैं और इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। तो सबसे बड़ी समिति जो है यह प्राक्कलन समिति है। उसके बाद देख लेते हैं, इधर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68वां नंबर क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, विधान परिषद में कितने कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा में के संबंध में विषय ज्ञान हो। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान परिषद, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन, सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। तो जितना सदस्य होंगे विधान परिषद में उसका 1/6 भाग, बी इसका उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद कितने राज्य में है, टोटल 6 राज्य में दिया हुआ है, जिसका कि नाम इस प्रकार है, सुन लीजिएगा ध्यान से। उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 2 या 2 से क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो यह आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में भौतिक राशि और उसका एसआई मात्रक को सही सुमेलित करना है। तो भौतिक राशि एक तरफ है, दूसरा तरफ एसआई मात्रक दिया हुआ है, उसको सही सुमेलित करना है। तो देखते हैं क्या क्या है। एक तरफ भौतिक राशि, दूसरी तरफ एसआई मात्रक। सबसे दिया है पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण जो है यह मोल होता है। ठीक है, आर हो जाएगा 1 का। दूसरा है ताप, ताप का होता है केल्विन, इसका क्यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये एस हो जाएगा। उसके लंबाई का मीटर होता है, ये पी हो जाएगा। आर क्यू एस पी, ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही उत्तर होगा। 72वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेग का वित्तीय सूत्र क्या है। वेग का वित्तीय सूत्र, वेग क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो एल बाय टी होता है। तो एल बाय टी को क्या लिख सकते हैं, एल टू द पावर एल हो जाएगा टी पे पावर -1। लेकिन इसमें देख लेते हैं कौन सा है, ये होगा ए नंबर। एम पे पावर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 हो सकता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होगा एम टू द पावर 0 एल टी, एल पे पावर 1 टी पे पावर -1। ठीक, अगला देख लेते हैं। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है, घर्षण गुणांक म्यू का मान कितना होता है। तो घर्षण गुणांक म्यू का मान होता है 0 तथा 1 के बीच में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है। तो जो पानी के नीचे रहता है 10 में से 1 भाग, मतलब 9/10 भाग जो होता है वह पानी के नीचे होता है बर्फ। ठीक, अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वह है कैथोड किरण। ठीक है, कैथोड किरण के बाद और सब याद रखें, अल्फा बीटा, अल्फा किरण, बीटा किरण, साउंड वेव, साउंड तरंग जो है ये सब क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए, कैथोड किरण जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला देख लेते हैं 76वां नंबर क्या है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए मतलब इको को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 16.6 मीटर होना चाहिए। ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। हमको देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, श्रेणीकरण के समूह में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। क्या है, श्रेणीकरण समूह में धारा समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, समानांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है। बिल्कुल सही है, दोनों सही होगा, 1 तथा 2, ये सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। तो समांग
मिश्रण हो जाएगा नमक या चीनी का जलीय विलयन, ये एक नंबर हो जाएगा। दूसरा है ये हवा होगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो 1 और 2 ये सही है, बारूद और कुहासा सब नहीं होगा, तो डी नंबर इसका सही है। देख लेते हैं उसके बाद 79वां नंबर क्वेश्चन। 79वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। तो एटम का भाग जो नहीं है वह इसमें देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। फोटोन नहीं है, फोटोन जो है यह अणु का भाग नहीं है। अणु जो है क्या है, ये फोटोन जो है ये क्या है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो इसीलिए इसका डी हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था कौन, जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, हमको सत्य कथन देखना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग लाया जाता है, गलत है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, बिल्कुल सही है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, सही है। अगला देख लेते हैं 81वां नंबर, क्या है, जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है। तो जल गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा बनता है, तो इसमें कौन सा सत्य है, यह अम्लीय प्रकृति का है, तो यही सही होगा। ए नंबर जो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 83वां नंबर, क्या है, बेकेलाइट निम्नलिखित में किसके संघनन से बना है। तो बेकेलाइट जो बना हुआ है यह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ है, तो ए नंबर इसका सही होगा। बेकेलाइट किससे बना होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। चलिए अगला 84वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है। तो प्रशीतन जो होता है यह खाद्य में, प्रशीतन होता है रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन जो होता है वह खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है। तो खाद्य परिरक्षण जब रेफ्रिजरेशन करते हैं, रेफ्रिजरेट में रखते हैं कुछ को रेफ्रिजरेट में, तो जैव रासायनिकरण अभिक्रिया दर कम हो जाता है, उसमें जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका दर कम हो जाता है अत्यधिक ठंडा होने के कारण, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो यह कौन सा है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 86वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं। तो देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्या है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसको बायोनिक्स कहते हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87वां नंबर, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, खटमल कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर भी, मकड़ी जो है यह कीट नहीं है, ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होता है। तो एपीफाइट्स कौन से पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होता है, यह यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर होता है, बी नंबर है, ठीक है। क्या है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होता है यांत्रिक अवलंब के लिए, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो बनी हुई होती है वह बनी हुई होती है प्रोटीन और लिपिड का, ये हो जाएगा बी और सी, यही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 90वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है। तो यह नील हरित शैवाल से मिलाने से जो एजोला है एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 90वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में जब चेंज करता है तो ट्रिप्सिन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है। तो नए उत्तक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व जो प्रदान करता है वह है पनीर, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कॉलीकैल्सिफेरॉल, क्या है,
किस विटामिन की कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो कौन सा विटामिन है जिसको कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो विटामिन D3 है जिसको कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। केमिकल नेम है विटामिन D3 का कोलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 का नाम जो है यह क्या है? एग्रोकैल्सिफेरॉल है विटामिन D2 का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, निम्नलिखित में कौन सा खनिज मानव शरीर के पेशियों को संकुचन के लिए आवश्यक है? तो ऐसा कौन सा खनिज है जो मानव शरीर के पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? इसमें कैल्शियम भी है, लौह और सोडियम। इनमें से सभी हो जाएगा उत्तर जो मानव शरीर के पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है, कैल्शियम, सोडियम और लौह। ठीक है, अगला देखते हैं 95वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है? निम्नलिखित में प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? जो ऐसा कौन सा है प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि जो यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो यह एमिनो सेलिलिक एसिड है। क्या है? एमिनो सैसिलिक एसिड है। एमिनो सैसिलिक एसिड जो है यह यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। क्या? एमिनो सैसिलिक एसिड। आज के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।